स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को बताया, अपनी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो क्लासेज हैं वो बायोलॉजी की कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें आपकी जो फर्स्ट क्लास होने वाली, जो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, वो एंडोक्राइन सिस्टम होने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर को उठाने का मेरा एक ही रीजन था, क्योंकि ये चैप्टर में जो भी हार्मोन है वो सभी आपके ऑल जितनी भी फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी या ह्यूमन एनाटॉमी, उसमें आपके ये काम आते हैं। तो ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस साल और 2019 और 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसके साथ ही कौन डिस्कस करने वाला। उम्मीद करता हूँ ये आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो जरूर शेयर करना, लाइक जरूर करके जाना, कमेंट में जरूर लिख के जाना आपको क्लासेस कैसी लगी, या फिर आपका जो भी सजेशन है वो जरूर लिख के जाना, जिससे हम अपने पढ़ाने के तरीके को इम्प्रूव करेंगे और आपको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग एक पेन कॉपी या फिर एक नोटबुक बना लीजिए बायोलॉजी का। क्योंकि मैं जो पढ़ाने का तरीका है, मेरा एक ही मानना है कि बड़ी बड़ी चैप्टरों को जितना ज्यादा कम करके पूरा मटेरियल कंपेराइज करके पढ़ा जाए शॉर्ट तरीके से, जिससे आपका टाइम भी मतलब कम खर्च होगा और आप कम टाइम में बहुत कुछ सीख पाओगे पूरे चैप्टर। याद रखना, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कीजिए। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यूज करने वाला हूँ, क्योंकि किसी के एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज का ही सही माना जाता है। तो बेसिकली आप इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करना, हिंदी पर कम फोकस करना, जिससे आपको भी समझ आएगा। आप भी 12th पास हो, आपको अच्छे से समझ आएगी, हिंदी में से ज्यादा तब्दीली नहीं, तो दोनों ही लैंग्वेज लेके पढ़ेंगे, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही मिलकर अपना फंक्शन सम्मिलित रूप से करके अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो चलिए एंडोक्राइन को शुरू करते हैं, जिसमें एंडो का मतलब होता है अंदर और क्राइन मतलब होता है सिक्रेशन। क्राइन को सीधे वर्ड में कहे सिक्रेशन, सिक्रेशन मतलब होता है स्राव, किसी चीज का स्राव होना। तो ऐसा तंत्र जो ग्लैंड और नर्व नर्व सिस्टम की जो नर्व होती है, जो न्यूक्लियाई कहते हैं, वो दोनों ही मिलके अपने बॉडी को रेगुलेट करती है। बॉडी के जैसे फंक्शन हो गए, मेटाबॉलिज्म होगी, जो भी अपने कार्य है, वो एंडोक्राइन सिस्टम इसको रेगुलेट करता है। अब मेजर क्वेश्चन उठता है कि जो सिक्रेशन है, जो भी अपनी ग्लैंड है, वो सिक्रेशन कहाँ पे करती है। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखेंगे, ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, जो ग्लैंड से सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं हार्मोन। और हार्मोन, बहुत सारे स्टूडेंट जो हार्मोन की डेफिनेशन भी नहीं पता होगी, तो हार्मोन की डेफिनेशन आपको ढूंढनी, आप बता रहे हो, मेरे को पता है। हार्मोन होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट या अपोषक अपोषक रसायन। इनमें कोई भी पोषक नहीं होता, ये अपोषक रसायन होते हैं जो पर्टिकुलर ग्लैंड के द्वारा पर्टिकुलर एरिया पे सिक्रेशन किए जाते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ब्लड के द्वारा इनका प्रवेश किया जाता है। और इनका फंक्शन होने के बाद ये शरीर से निष्कासित कर दिए जाते हैं। ऐसा सिक्रेशन होगा वो कहाँ पे होता है, ब्लड में। याद रखें, कहाँ पे, रक्त में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। तो ये तो हो गया भाई साहब इनका काम। इंटरेस्ट आ रहा होगा आपका, इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म नहीं होगा, देखते जाना, बहुत ही एक ही शब्द पे फोकस करने है ना, क्योंकि स्टूडेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, टोटल ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। बेसिकली अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 10 होती है। ऊपर इनमें जो भी है यहाँ पे लिखी हुई सबका यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक ग्लैंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सब लोग एक बार इनका नाम याद रखेंगे। सबसे पहले मैं बात करें ट्यूस ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड नंबर पर आती है आपकी पीनियल ग्लैंड। थर्ड नंबर पर आती है आपकी थाइमस ग्लैंड। फोर्थ नंबर पर आती है आपकी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, फिर आती है पैराथायराइड ग्लैंड, फिर आती है एडिनल ग्लैंड, फिर आती है पेनक्रियास ग्लैंड, और फिर आती है ओवेरी। ओवेरी को हिंदी बोलते हैं अंडाशय। टेस्टिस आपको बताइए वृषण, अंडाशय और पेनक्रियास। पेनक्रियास को पित्ताशय बोलते हैं। बाकी मैं हिंदी में साथ साथ में लिखता जाऊंगा, वैसे इंग्लिश वर्ड पर फोकस करें। और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपके नाम हो गए जो आपके सिलेबस में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन आता है तो आपके गाड़ी क्या होगे 10। ठीक है, अब चलते हैं सीधा अपन टॉपिक पे, अपन बात करेंगे हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक है अपना जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले अपन कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कहाँ पे स्थित होती है, हाइपोथैलेमस में एक गुहा या कैविटी पाई जाती है, जिसे सेला ट्यूबिस्टा कहते हैं। उसमें मटर के दाने के आकार की, कैसे आकार की, मटर के दाने के आकार की। आप एक एक पॉइंट को नोट करते जाना, क्योंकि मैं बहुत ही कम मतलब शॉर्ट तरीके से आपको पूरा देना चाहता हूँ, जिससे आपका कंटेंट कम हो पर सारा मटेरियल हो। क्योंकि ज्यादा कॉपी बनने से फायदा भी नहीं है।
आप मेन चीजें पढ़े पॉइंट की, जो आपकी एग्जाम आएगी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा और आप सीधे टिक करना, अच्छे से समझ में आएगा आपको, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं जो आपकी समझ में ना आए। बाकी जो भी पॉइंट कोई छूटता है तो आप उसको कमेंट में जरूर लिखें। तो आप पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस में सेलर यूनिस्टा में मटर के दाने के आकार की उपस्थित होती है। अब हाइपोथैलेमस क्या चीज है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो थैलेमस होता है, थैलेमस के पार्ट होते हैं हाइपोथैलेमस, डायंस, सिफ्रॉन वगैरह, ऐसे ये हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, ब्रेन का। इसका ब्रेन का, ठीक है, कहां स्थित होगी, सेलर ट्यूब का नाम है गुफा में या कैविटी। चलो अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये मैंने हाइपोथैलेमस बनाया, इसमें ये इस तरह की क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है अग्रपीयूष ग्रंथि या एडिनो हाइपोफाइसिस, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, वो आपकी काम की चीज नहीं, वो नीट का लेवल है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स मीडिया ऐसा कुछ होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं। पर अपन सिर्फ दो पार्ट पढ़ेंगे, अग्रपीयूष ग्रंथि और पश्चपीयूष ग्रंथि, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा एक्स्ट्रा भी आपको नहीं पढ़ना, आपको उतना ही पढ़ना है जो आपके एग्जाम है और आपका काम हो। क्योंकि अगर आप उस लेवल तक जाते हो, मैं पढ़ा सकता हूँ आपको नीट के लेवल तक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं इसकी पार्ट भी बता दूंगा। पर मैं चाहता हूँ आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि आपके एग्जाम क्रैक हो जाए। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आप कई बार गलतियां भी कर दोगे, इसलिए आप ना सीधा बेसिक से फंडा याद रखेंगे कि भाई पीयूष ग्रंथि है, उसके दो भाग है, एक अग्रपीयूष ग्रंथि और पश्चपीयूष ग्रंथि। अग्रपीयूष ग्रंथि को अग्रभाग बोलते हैं या फिर लोग बोलते हैं, पश्चपीयूष ग्रंथि को पश्च भाग बोलते हैं। अब अपन सीधा काम की बात करते हैं, जो अग्रपीयूष ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उनकी संख्या भी याद रखेंगे, 7 होती है, और पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो 2। एक्चुअल में ये जो हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होते, ये हार्मोन स्रावित होती है जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है उनके द्वारा, इनका स्टोरेज। ये चीज याद रखना, जो लाइन बोल रहा हूँ दोबारा रिपीट करता हूँ, एक्चुअल में जो जो दो हार्मोन है पश्चपीयूष ग्रंथि के द्वारा, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होते, इनका स्टोरेज या संग्रहण होता है पश्चपीयूष ग्रंथि में। ये स्रावित कहां से हो रहे हैं, हाइपोथैलेमिक नर्व है, जो न्यूक्लियाई पड़ती है, इनका नाम है हाइपोथैलेमिक नर्व, इनके द्वारा सिक्रेशन होते हैं, और ये स्टोर कहां पे होते हैं, पश्चपीयूष ग्रंथि। ये सर 5 स्टार बात है, आप 5 स्टार पॉइंट समझ सकते हो, इसको जरूर लिखना अपने में, मैंने यहाँ नहीं लिखी, मैंने इसके मुंह से बताया जिससे आपको याद नहीं। तो आप याद रखोगे, अगर कोई पूछता है कि जो पश्चपीयूष ग्रंथि का हार्मोन उनका सिक्रेशन कहां से होता है, तो आप हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमिक तंत्र का चाबी होगी वो टिक करके आना, ना कि आप पश्चपीयूष ग्रंथि। पश्चपीयूष ग्रंथि में क्या होता है, संग्रहण। कोई पूछे संग्रहण कहाँ होता है, तो पश्चपीयूष ग्रंथि। सबसे पहले इसको उठाते हैं, इसमें दो हार्मोन आते हैं, बेसोप्रिन या ईडीएच। बेसोप्रिन या ईडीएच को हिंदी में बोलते हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन, फिर तो मूत्र लता हार्मोन ऐसा कुछ बोलते हैं, तो इसलिए इंग्लिश कंफर्ट है ईडीएच हार्मोन, एंटी डायबिटिक हार्मोन है। ईडीएच हार्मोन क्या करता है, अगर आपकी बॉडी से ज्यादा ही आपको बार बार टॉयलेट जा रहे हो, फिर वाटर लॉस की कंडीशन में ये सोडियम आयंस वगैरह का बॉडी में कलेक्शन करता है। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, इसी का नाम है पिटोसिन, आपको दिख रहा होगा, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं अग्रपीयूष ग्रंथि पर। अग्रपीयूष ग्रंथि पर अगर बात करते हैं, सबसे पहला हार्मोन है जीएच हार्मोन या एसटीएच। जीएच हार्मोन को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, हिंदी में बोले तो वृद्धि हार्मोन। एसटीएच हार्मोन होता है जो ग्रोथ हार्मोन के साथ ही सिक्रेशन होता है, ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, या मतलब संगमक की तरह कार्य करता है। दूसरा हार्मोन है एमएसएच हार्मोन, को फुल हिंदी में बोलते हैं मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा है एसीटीएच हार्मोन, एडिनोकोट्रोपिक, एडिनोकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकोट्रोपिक बोलते हैं इसको। आप इसकी हिंदी एक बार देख लेना, वैसे ज्यादातर आपको इंग्लिश में मिलेगा। एमएसएच को मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच को एडिनोकोट्रोपिक इंड्यूसिंग हार्मोन। फोर्थ नंबर पर टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड पर कार्य करता है। फिफ्थ नंबर पर आता है एसीटीएच हार्मोन, एडिनोकोट्रोपिक, अच्छा मैंने वापस से द्वारा लिख दिया, ठीक है। आपका फिर आता है एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपकी फॉलिकल या टुट्टे का प्रेरक हार्मोन बोलते हैं। 6 7 नंबर